दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1IS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग 30th नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। 29th नवंबर के करंट अफेयर्स हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिसने भी क्लासेस नहीं देखे वो जाके पीछे बैठ जाएगा और सारे क्लासेस में देखेगा। एक एक क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग सिर्फ करंट को फोकस नहीं करें, हम लोग साथ में स्टैटिक को भी फोकस करें, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है। करंट समझ के सिर्फ छोड़ मत देना, करंट प्लस स्टैटिक हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग कुछ नेशनल टॉपिक्स हैं और कुछ इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जिनको इस इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता दूं। जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 71st बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो भी 72nd बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए ये एक रामबाण जैसी वीडियो है। ठीक है, मतलब ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलने वाली है अपने एग्जाम में। ठीक है, आप इसको फील करोगे, इस डिफरेंस को फील करोगे जब आप रेगुलर एक महीने क्लास करोगे तब। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होगा। बीपीएससी के साथ साथ जो भी बच्चा है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीपीसीएस, ठीक है, एमपीएससी, जो भी जीपी आपका पीसीएस एग्जाम्स है, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये सारी क्लासेस। ठीक है, इस क्लासेस की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? @A1IS चैनल पे, ये आपको ध्यान रखना है। @A1IS सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा सामने A1IS ऑफिशियल, आप उस पर क्लिक करके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ चीज़ों को हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके टॉपिक देखेंगे, कुछ नेशनल टॉपिक हैं, कुछ इंटरनेशनल टॉपिक हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग समझने वाले हैं। डार्क टूरिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पहला है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मस्ट स्पीक फॉर हिंदूज। ठीक है, ये किसने कहा है? ये एक एडवाइजर रह चुके हैं ट्रम्प के। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जॉनी मूर। तो इन्होंने क्या कहा है? ये एक यूएस सीआईआरएफ के क्या ये एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी, आपको पता ही है ना। इसके ये कमिश्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, मतलब इसके चीफ भी रह चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइजर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब इनका कहना है कि ये चीज देखा गया है कि जब भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है तो दुनिया में कोई भी आवाज नहीं उठाता, है ना। इवन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी आवाज नहीं उठाती, पता नहीं क्यों। ठीक है, ये चीज देखी गई है। तो इन्होंने एक तरीके से कॉल दिया है जितनी भी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है कि आपको हिंदूज के लिए बोलना पड़ेगा, जो कि बांग्लादेश में अभी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, है ना। क्योंकि बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट चला रही है जो कि एक तरीके से इलीगल है। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, उन्होंने वादा किया कि वो हम लोग रूल ऑफ लॉ लेके आएंगे जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में है। बट वहां पे रूल ऑफ लॉ लाने के बजाय वो क्या कर रहे हैं? हिंदूज को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके खिलाफ अभी कोई भी नहीं बोल रहा है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी नहीं बोल रहा है ना। आपने देखा होगा कि अगर क्रिश्चियन के खिलाफ कुछ भी होता है, ठीक है, किसी भी देश में, तो एकदम से वेस्टर्न नेशंस रेस्क्यू करने के लिए आ जाते हैं उनको, है ना। उनको जो सामने वाली कंट्री उस पर दबाव बनाने की कोशिश करती है ना। मुस्लिम के खिलाफ ऐसा होता है तो वैसे ही अरब कंट्रीज आ जाती हैं। बट जब हिंदूज के खिलाफ होता है तो कोई भी नहीं आता। ठीक है, और सब अपना मुंह बंद करके रहते हैं। ठीक है, तो इसी के खिलाफ किसने बोला है? जॉनी मूर ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ल्ड को बोलना चाहिए जो कि हिंदूज के खिलाफ हो रहा है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है एनआईए रीड्स 22 प्लेसेस अक्रॉस 6 स्टेट्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस। ठीक है, अब एनआईए के बारे में मैंने कल भी आपसे थोड़ी सी बात की थी, आज कुछ और बातें मैं करूंगा। ठीक है, एक टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे करके कवर करना स्टार्ट करेंगे ताकि चीजें आपके दिमाग में याद रहे, है ना। एक बार में करके हमें भूलना नहीं है, उसको धीरे धीरे करके हमेशा रेगुलर पढ़ते जाना है, तो ताकि चीजें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, मैंने उसमें बताया था आपको कि 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ था और उस अमेंडमेंट के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग को भी ऐड कर दिया गया था एनआईए एक्ट के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ऐड कर दिया था मैंने वो 2019 में अमेंडमेंट के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड अभी कुछ केसेस चल रहे होंगे, तो फिर क्या बोलते हैं 6 स्टेट्स में अभी एनआईए की रेड भी हुई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ चीज हम लोग देख लेते हैं एनआईए के बारे में, है ना। एनआईए के बारे में आपको कुछ चीजों को देख लेना है। ठीक है, अब क्या क्या देखना है, एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। पहले तो आपको एनआईए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि एनआईए की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, कभी कभी देखा गया है बीपीएससी जैसे जो एग्जाम्स हैं उसमें सीधा सीधा कुछ नहीं तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये तो सबको आप पता ही होगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनआईए की स्थापना कब हुई थी? एनआईए की स्थापना हुई थी 2008 में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कैसे? एनआईए एक्ट 2008 लाने के बाद, ये आपको ध्यान रखना है, एनआईए एक्ट 2008 लाने के बाद। ठीक है, एनआईए एक्ट 2008 लाया गया जब हम पे 26/11 का हमला हुआ, है ना। हम पे हमला किया गया, ठीक है, और उस टाइम पाया गया कि ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो इस टाइप की टेररिज्म से लड़ सके। ठीक है, तो एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बनाई गई जिसका नाम एनआईए रखा गया है। ठीक है, तो एनआईए क्या है? एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, काउंटर टेररिज्म
लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? जब हम पे 26/11 का हमला हुआ तब पाया गया कि ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो इस टाइप के टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके। तो एक पैन इंडिया लेवल पे एक एनआईए टाइप की एजेंसी को गठन किया गया, एक डायरेक्टर जनरल के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। और एनआईए के फर्स्ट डीजी कौन थे? फर्स्ट डीजी थे राधा विनोद राजू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट डीजी का नाम क्या है? फर्स्ट डीजी का नाम है राधा विनोद राजू, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो एनआईए है लगातार ये न्यूज में बना हुआ है, और अभी रिसेंटली यहाँ पे अपॉइंटमेंट भी हुआ है यहाँ के डीजी का, ठीक है। उनका नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? एनआई को 2008 में, एनआईए एक्ट 2008 लाने के बाद स्थापित किया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस तरीके से आपको चीजें कवर करनी है, ठीक है। सीबीआई अगर आपसे पूछ ले तो सीबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसी एक्ट से अपनी पावर को डिराइव करती है। उस एक्ट का नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चीजें कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई एनआईए के बारे में और सीबीआई के बारे में, है ना। क्वेश्चन आएगा एफबीआई के बारे में। तो एफबीआई क्या है? एफबीआई एक फेडरल एजेंसी है ना, पता ही है। कहाँ की? यूएसए की, ये चीज आपको पता है। और उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 1908 में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1908 एफबीआई, और एनआईए का गठन कब हुआ? 2008 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके अंडर में है? ये एक डायरेक्टर जनरल के अंडर में है, जिसकी पावर सेम जैसे डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है किसी स्टेट का, सेम उतनी ही पावर रहती है किसके पास? एनआईए के पास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और चीजें क्या ध्यान रखोगे कि जैसे कि सीबीआई होता है ना, किसी भी स्टेट में अगर इन्वेस्टिगेशन करना होता है तो उसे एक कंसेंट चाहिए होता है किसी स्टेट गवर्नमेंट से, है ना। बट एनआईए के केस में ऐसा नहीं है, उसे कोई भी कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो एनआईए के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि इसे कोई भी कंसेंट की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्लस जो स्टेट की जो अथॉरिटी है ना, स्टेट कंसेंट लिख लो यहाँ पे, स्टेट कंसेंट की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। प्लस जो स्टेट की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उनको एक तरीके से वो भी एनआईए को असिस्ट भी करना पड़ेगा। अगर एनआईए के कुछ केस पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो वहां की जो एजेंसी है, स्टेट की एजेंसी है, उनको असिस्ट भी करेगी एनआईए को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखोगे कि अगर बाई चांस एनआईए ने किसी एक अक्यूज को पकड़ लिया है, ठीक है, एक अक्यूज को पकड़ लिया है ना, और अगर उस पे टेररिज्म का समझ लो चार्ज चल रहा है, कुछ केस चल रहा है ना, टेररिज्म का उस पे केस चल रहा है, और साथ में वो किसी चोरी के मामले में भी फंसा हुआ है, तो उस चोरी के मामले पे भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कौन? एनआईए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेररिज्म है तो टेररिज्म से रिलेटेड नहीं, अगर कुछ और भी केसेस हैं उसके तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है कौन? एनआईए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई भी कंसेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2019 में इसमें अमेंडमेंट लाया गया है ना, और इसकी पावर को और बढ़ा दिया और पैन इंडिया से पूरे वर्ल्ड में फैला दिया कि अगर इंडिया के खिलाफ कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? एनआईए कर सकता है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजों को ऐसे कवर करते हुए चलना है, तभी चीजें समझ में आएगी। और एनआईए एक्ट स्पेशल 2008 के तहत ही स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश किए गए थे पूरे इंडिया में, ठीक है। हाई कोर्ट की परमिशन, मतलब उसमें हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होती है, मतलब बातचीत करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद स्पेशल कोर्ट इसके स्टैब्लिश होते हैं, जो भी केस चलते हैं इन स्पेशल कोर्ट में चलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो एनआईए इंपॉर्टेंट एजेंसी है, क्वेश्चन आ सकता है इस बार, तो इसको कवर करते हुए चलोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? अभी एक यहाँ पे रिसेंट अपॉइंटमेंट भी हुआ है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, सदानंद डेट, ठीक है। इनका नाम क्या है? ये आईपीएस ऑफिसर है सदानंद डेट। इनका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है एज डीजी, ठीक है। अभी डीजी बन चुके हैं किसके? एनआईए के, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सदानंद डे अभी डीजी है, अभी आई थिंक जून जुलाई की अपॉइंटमेंट है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि एनआईए के नए चीफ का नाम बताओ, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है ना, एनआईए के नए चीफ का नाम बताओ, तो आपको ध्यान रखना है सदानंद डेट, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में और क्या क्या चीज है। नेक्स्ट है सलमान खान अरेस्टेड, ठीक है। अब सलमान खान को अरेस्ट कर लिया गया। ये कौन सलमान खान है? ये हमारे भाईजान नहीं है, ठीक है, ये कोई और सलमान खान है। ये लश्कर ए तैयबा का एक ऑपरेटिव है, एक की ऑपरेटिव है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको पकड़ा कहाँ गया? ये अफ्रीकन नेशन में हमेशा छुप के घूमता था, ठीक है। उसी के तहत ये रवांडा में गया हुआ था, और रवांडा की सरकार से हम लोगों ने, हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने कम्युनिकेट किया कि यार ये बंदा है, ये बहुत ज्यादा आतंकवाद फैलाता है कहाँ पे? इंडिया में, और इसको हमें पकड़ना है, ठीक है। और रवांडा गवर्नमेंट ने एक तरीके से बहुत अच्छा दिल दिखाते हुए इसको अरेस्ट भी कर लिया, और ये एक्स्ट्राडाइट भी कर रही है किसको? इंडिया को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपको एक और चीज ध्यान रखेंगे कि इंडिया और रवांडा के बीच में कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि 48 के आसपास जो कंट्रीज है इंडिया के साथ, उसकी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, ठीक है। बट रवांडा के साथ एक भी नहीं है, स्टिल वो लोग एक्स्ट्राडाइट करें किसको? इंडिया को। कौन? सलमान खान को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैंने आपको एक और चीज बताई कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी? तो
2013 में साइन हुई थी, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया और यूएसए के बीच में कब साइन हुई थी, तो 1997 में साइन हुई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 1997 में साइन हुई थी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, आप ध्यान रखेंगे। अगर इंडिया और रशिया पूछ ले तो 1998, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर इंडिया और यूके पूछ ले तो 1992, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अगर इंडिया और कनाडा पूछ ले तो 1987, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी जो डेट्स हैं, ये सारी जो ईयर्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। इस बार क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कवर करते हुए चलो, ठीक है। तो ये चीज आई थिंक आपको कवर हो चुकी होगी। सलमान खान के बारे में ये अरेस्ट कर लिया गया है, कहाँ से? रवांडा से। रवांडा की एक बार लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। रवांडा की लोकेशन का है अफ्रीका के अंदर। ये जो इस एरिया में आप देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है रवांडा, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके जो आसपास की कंट्रीज है वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं। कीनिया से क्वेश्चन आ चुका है, तंजानिया से क्वेश्चन आ चुका है, सोमालिया से क्वेश्चन आ चुका है, इथियोपिया से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। साउथ सुदान से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन ही सकता है, ठीक है। यहाँ पे 3 कंट्री आपको दिखेगी, बुरुंडी, रवांडा और युगांडा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेक विक्टोरिया है ना, लेक विक्टोरिया, और यहीं से व्हाइट नाइल निकलती है, ठीक है। और सुदान से होते हुए, इजिप्ट से होते हुए यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में चल जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री है। युगांडा हो गया, कीनिया हो गया, तंजानिया हो गया। तो ये 3 कंट्रीज के बारे में पिछली बार ही क्वेश्चन आया है ना, क्योंकि लेक विक्टोरिया के बारे में क्वेश्चन आया था। तो इस बार रवांडा से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूं, तो आप देखो यहाँ पे बुरुंडी हो गया, रवांडा हो गया, युगांडा हो गया, और ये हो गया लेक विक्टोरिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया का कोई भी बॉर्डर किसके साथ? रवांडा के साथ नहीं लग रहा, क्योंकि लेक विक्टोरिया सिर्फ 3 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है। कौन सी कंट्रीज के साथ? यूकेटी के साथ, आपको ध्यान रखना है। यू से क्या हो गया? युगांडा हो गया। के से क्या हो गया? कीनिया हो गया, और टी से क्या हो गया? तंजानिया हो गया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे, तभी चीजें समझ में आएगी। समझ में आई बात? नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया बुरुंडी की ये रवांडा की लोकेशन। रवांडा से सलमान खान को अरेस्ट किया गया है, जो कि एक लश्कर ए तैयबा का, जो कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप है, उसका ऑपरेटिव है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से आपको सुनना है। गवर्नमेंट पुशेस फॉर ग्रेटर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल में और इथेनॉल को मिलाया जाए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट पुश कर रही है अपना आपको, ठीक है। अब ये इथेनॉल वाला ये मतलब माजरा क्या है, आप इसको समझो, ठीक है। अब देखो, हम लोग पेट्रोल कहाँ से मंगवाते हैं? हम लोग जो फ्यूल है वो कहाँ से मंगवाते हैं? अरब नेशन से मंगवाते हैं ना, बाहर से मंगवाते हैं। और उसमें हम लोग हर साल $150 बिलियन के आसपास चल जाते हैं, ठीक है। हमारे इतने पैसे दूसरे देश को हम लोग सीधा सीधा देते हैं, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ऑयल के लिए, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम इस ऑयल में, एक मिनट मैं आपको अच्छी तरीके से इस तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ऑयल में हमारे हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स चल जाते हैं, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना यार इस ऑयल में हम लोग इथेनॉल का ब्लेंडिंग करें, ठीक है। इथेनॉल का ब्लेंडिंग करने से क्या फायदा होगा? इथेनॉल का ब्लेंडिंग करने से होगा कि हम इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल का जब हम कुछ परसेंट, कुछ मात्रा में जब हम ऑयल के साथ मिला देंगे, तो इसको एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इथेनॉल को यूज करने से फायदा क्या है? इथेनॉल का प्रोडक्शन हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, मतलब इंडिया में खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहला फायदा तो ये होगा कि हम लोग को बाहर से कोई भी चीज मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने बिलियन और डॉलर्स जो हम लोग बाहर दे रहे हैं वो हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो हमारे पैसे बचेंगे। पहली चीज तो क्या है कि हम लोग इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पहली चीज तो ये होगी, ठीक है। सेकंड चीज, ये एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा होने वाला है, आप ये समझो। जो फॉसिल फ्यूल होता है, जो कि एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में कार्बन निकलता है, और बहुत ही ज्यादा में अलग अलग टाइप की गैसेस निकलती है, जिससे एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस पॉल्यूशन से हम लोग कम से कम बच जाएंगे जब इथेनॉल को हम लोग यूज करेंगे, तो ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से बचना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने कॉप 26 में जो कि ग्लासगो में हुआ था, 2021 में, वहां पे ये वादा किया किससे? पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी से, कि हम लोग कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। कब तक? 2070 तक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम लोग कार्बन न्यूट्रल हम लोग को बनना है, तो कुछ ना कुछ कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। तो उसी कदम के तहत हम लोगों ने क्या सोचा है कि हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे, किसमें? इथेनॉल में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट आप इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो आइडिया है, ये कोई नया नहीं है, नहीं। हम लोग 2003 से ये सारी चीजें सोच रहे हैं, ठीक है। बट अब इसको हम लोग अब पूरा साकार होते हुए देख रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीजें और निकल के आ जाती है कि ब्लेंडिंग करनी है तो कितनी ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 10% के आसपास ब्लेंडिंग कर लेंगे। कब तक? 2021-22 तक। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 10% तक हम लोग ब्लेंडिंग कर लेंगे। कब तक? 2021-22 तक। ये आपको ध्यान रखना है। और हम लोग 20% ब्लेंडिंग कर लेंगे। कब तक? 2030 तक। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले सोचा था, बट अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, क्या हुआ कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी एजेंसीज है, ठीक है, जो हमारा काम है, समय से पहले ही पूरा होने लग गया है ना। तो हम लोगों ने वादा तो किया था। कब? नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2008
पॉलिसी 2018 के तहत हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 20% ब्लेंडिंग करेंगे 2030 तक, बट हम लोग इसको पहले ही पूरा करने लग गए। इसलिए हम लोगों ने नीति आयोग ने सजेस्ट किया कि इस ब्लेंडिंग को हम लोग 2025 से 26 मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग का मतलब टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट है कि 2025 से लेकर 2026 मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक हम लोग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लें। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा कवर करते हुए चलोगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 2025-26 मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक हम लोगों को 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर लेनी है, किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी किसके बारे में। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ हो गई थी बीच में, ठीक है, एक्सपोर्ट होने लग गया था, बट अब ये सही हो चुका है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट कब तक ले रखा है, 2026 तक में, 2025-26 तक में हम लोगों को टारगेट है 20% इथेनॉल में ब्लेंडिंग कर ले। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, है ना। अब इथेनॉल क्या है, इथेनॉल के बारे में भी समझ लो एक बार, ठीक है। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। इथेनॉल को हम लोग ब्लेंड करने की कोशिश करें। अब ये इथेनॉल क्या है, ये एक तरीके का बायोफ्यूल है ना। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, एक बायोफ्यूल है। बायोफ्यूल क्या होता है इसको समझो। बायोफ्यूल होता है जब किसी हम ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करें एज अ फ्यूल, तो उसे हम लोग बायोफ्यूल कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जब किसी हम ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फ्यूल यूज करने लग गए तो इसे हम लोग बायोफ्यूल कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बायोफ्यूल अलग अलग टाइप की होती है ना। उसी में से इथेनॉल को हम लोग यूज करने वाले हैं किसके लिए, एज अ लाइक ब्लेंडिंग करने के लिए। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, इस टाइप से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब कुछ चीजों को और देखोगे हम लोग बायोफ्यूल के बारे में, कुछ चीजों को आपको और समझना है। क्या समझना है इसको देखिए। बायोफ्यूल में भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। कि बायोफ्यूल को बनाया कैसे जा रहा है इसको समझो, ठीक है। बायोफ्यूल को बनाया कैसे जा रहा है, इसमें कुछ जनरेशंस में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। क्यों, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे नए नए आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है, उसी के एडवांस फॉर्म में देखा जा रहा है। जैसे कि हम लोग फोन में देखते हैं 1G फोन, 2G फोन, 3G फोन, 4G फोन, है ना। 5G आ गया है ना, 6G भी आ जाएगा। तो उसी तरीके से 1G 2G 3G 4G है यहाँ पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 1G में क्या है, 2G में क्या है, 3G में क्या है, 4G में क्या है, ये चीज हम समझेंगे। फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग एडिबल मटेरियल को यूज कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एडिबल मटेरियल को यूज कर रहे हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमें बायोफ्यूल क्यों बनाना है, बायोफ्यूल बनाना है ताकि हम इसे ब्लेंडिंग कर सके किसमें, पेट्रोल के अंदर, है ना। तो बायोफ्यूल को बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एडिबल मटेरियल जैसे कि शुगर केन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब हम यहाँ पे शुगर केन का यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, शुगर केन का यूज कर रहे हैं एक तरीके से इथेनॉल बनाने के लिए। और इस इथेनॉल को हम लोग मिक्स करने वाले हैं किसमें, पेट्रोल के अंदर, ठीक है। अब ध्यान दो यार कि ये तरीका तो अच्छा है, शुगर केन, है ना। शुगर केन जो प्रोड्यूस करेंगे फार्मर्स, उनको भी फायदा होगा क्योंकि हम लोग उनसे शुगर केन खरीद लेंगे, है ना। बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इस शुगर केन को बनाने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है। शुगर केन को बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होते हैं। क्यों, इसी हजारों लीटर्स ऑफ वाटर को यूज करता है, ठीक है। तो मतलब एक वाटर जो है वो भी तो एक तरीके से ये यूज ही कर रहा है ना। इस तरीके से भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना यार, कि मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग इथेनॉल के पैसे बचा ले रहे हैं, पर जो पानी हम लोग एक्स्ट्रा यूज कर दे रहे हैं, ठीक है, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, शुगर केन प्रोड्यूस करने के लिए। और शुगर केन से इथेनॉल बनेगा, है ना। तो शुगर केन वाला जो फायदा हम लोग को ज्यादा नहीं दिखा कि शुगर केन ठीक तो है, बट ये फिर भी रिसोर्सेज तो हमारे यूज कर ही रहा है, ठीक है। तो नया नया तरीका निकाला गया। तो नया तरीका में क्या था कि नॉन एडिबल मटेरियल को यूज किया जाए, ठीक है। अब ये बड़े फायदेमंद वाली चीज है, नॉन एडिबल मटेरियल को यूज किया जाए, ठीक है। अभी नॉन एडिबल मटेरियल जैसे क्या, जैसे आपने पराली सुना होगा, ठीक है। पराली सुना है ना, पराली पंजाब में जलाई जाती है ना। पराली जब जलाई जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, पराली जब जलाते हैं, क्योंकि फार्मर्स का यूज का नहीं होता है, वो लोग जलाए तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। और खासकर दिल्ली में होता है, ठीक है। पंजाब से हवा आती है दिल्ली की तरफ, तो वहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज आपने नोटिस की होगी। तो क्यों ना हम इस पराली को यूज कर ले किसके लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए। अब इससे भी दो फायदे होने वाले हैं। पहली चीज तो ये
कि शुगर केन जैसे ये कोई वाटर, ऐसा तो नहीं वाटर इंटेंसिव कोई क्रॉप है, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, नहीं, कोई भी वाटर का यूज कर नहीं रहा है ना। सेकंड चीज वेस्टेज था जो कि एनवायरमेंट में जाता है ना, पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे। थर्ड इसका फायदा ये है कि यार अगर आप फार्मर से खरीदोगे तो उनको कुछ पैसे भी दोगे, है ना, तो उनको पैसे भी दिए जाते हैं और उस तरीके से उनको 35,000 करोड़ रुपए का भी हर एक साल फायदा होने लग रहा है, ठीक है। अब ऐसा क्या देखा गया है कि इस अगर आप क्रॉप्स को, रेसिड्यू को खरीदते हो फार्मर से, तो उनको 35,000 करोड़ का फायदा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये फायदा हर साल बढ़ने ही वाला है ना, एक तरीके से फार्मर्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, 35,000 करोड़ का फायदा देखा गया है और इसको आप अपने मेंस में यूज कर सकते हो, तो इसको आपको ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखें, समझ में आया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो आपको सेकंड जनरेशन वाला तो बेस्ट लग रहा होगा कि ये बेस्ट है ना, पर एक थर्ड जनरेशन भी है। थर्ड जनरेशन में क्या होता है कि हम लोग एलगी को यूज करते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग, एलगी को यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए, एल्गी को यूज करें बायोफ्यूल बनाने के लिए। और फोर्थ में हम लोग कुछ जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स को यूज करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स को यूज करें, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट्स को यूज करें किस चीज के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है, जब भी जाके चीजें कवर होंगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, 1G 2G 3G 4G सारी जनरेशन मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। इसी को मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में भी लिख रखा है, जो भी जिसको भी और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्मेट डाउनलोड करेगा कहाँ से, हमारे टेलीग्राम चैनल A1IS ऑफिशियल से, ठीक है। तो चीजें कवर हुई कि नहीं हुई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इंडिया बिग प्लेयर इन चिप डिजाइन, ठीक है। अब क्या हुआ यार, जो यूएसए की, सॉरी जापान की जो कंपनी है सॉफ्ट बैंक, ठीक है, वो भी वहाँ के जो सीईओ हैं, ठीक है, वो आए हुए थे इंडिया में। आई थिंक वो एमडी हैं, वो इंडिया में आए हुए थे और इंडिया के बिजनेस लीडर से मिला है। उन्होंने ये बात भी कही है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है किसका, चिप डिजाइन मेकिंग का, ठीक है। क्यों, सिर्फ लेबर को देखते हुए नहीं, इसकी जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू को देखते हुए भी, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है इंडिया की ना, इतनी आइकॉनिक लोकेशन है कि चिप डिजाइन के लिए बेस्ट लोकेशन है, ठीक है। अभी आपने देखा भी होगा, जैसे बहुत सारे अलग अलग जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, बहुत अलग अलग कंपनीज है ना, जैसे कि केनीस प्राइवेट लिमिटेड, उसने सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की बात की है, कहाँ पे, गुजरात में, ये चीज आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ज्यादा सेमीकंडक्टर को प्रमोट करें, चिप्स को प्रमोट करें, है ना, क्योंकि जो आगे का जो टाइम होने वाला है वो किस चीज का होने वाला है, मशीन्स का होने वाला है ना। तो मशीन्स को बनाने के लिए चिप तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इन सारी चीजों को थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना होगा। तो एक तरीके से जो सॉफ्ट बैंक के जो सीईओ हैं, जो एमडी हैं, वो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि मुकेश अंबानी, ठीक है, उनसे मिले, और ये सारे सीईओस मिले हैं, ठीक है, ओयो के रितेश अग्रवाल से मिले, ओला के जो एमडी है उनसे मिले, इन सारे लोगों से मिले, और एक तरीके से इनकी मीटिंग हुई किस चीज के ऊपर, इस चीज के ऊपर कि कैसे इंडिया को फायदा हो सकता है जब डिजाइनिंग से, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज है पीएम ई ड्राइव के बारे में, ठीक है। अब पीएम ई ड्राइव आपने सुन लिया होगा अभी तक में, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया गया है, ठीक है। ई ड्राइव से आपको समझ में आ रहा होगा, ई से मतलब कुछ ड्राइविंग की बात कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक ड्राइविंग की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने से रिलेटेड है। मतलब हम लोग कम से कम पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां यूज करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स को यूज करें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यूज करें। उसके लिए पीएम ई ड्राइव इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम ई ड्राइव की पहले एक बार हम लोग फुल फॉर्म देख लेंगे। पीएम ई ड्राइव की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप सोचेंगे कि सर इससे पहले भी तो एक स्कीम लॉन्च की गई थी, आई थिंक फेम नाम की, है ना, फेम नाम की स्कीम तो पहले भी लॉन्च की गई थी, है ना, तो वो क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि वो भी सेम चीज था, है ना, पर एक बार हम लोग थोड़ा सा की डिफरेंस भी देख लेंगे। फेम की फुल फॉर्म देख लो, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। फेम स्कीम लॉन्च किया गया था कब, 2015 के अंदर, ठीक है। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे एक एक करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाया जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनका ज्यादा ज्यादा यूज किया जाए, ठीक है। उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाना, ठीक है। अब इसके लिए 2015 में फेम स्कीम लॉन्च की गई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फेम स्कीम लॉन्च की गई, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फेम वन स्कीम लॉन्च की गई 2015 से लेके 2019 में, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 2015 से लेके 19 में फेम वन स्कीम लॉन्च की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फेम वन में हुआ और फिर फेम टू लॉन्च की गई कब, 2019 से लेके 2024 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फेम वन और फेम टू में क्या था, इसमें था इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करना, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं इन सब चीजों को प्रमोट करना, ठीक है। इसका जो कार्यकाल है 2024 में मार्च में समाप्त हो गया, है ना। अब उसके बाद एक और स्कीम लाई गई, छोटी सी ईएमपीएस, और उसके तुरंत बाद पीएम ई ड्राइव स्कीम लाई गई थी, ठीक है। जो ईएमपीएस स्कीम थी वो कुछ ही महीने के लिए थी, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग पीएम ई ड्राइव स्कीम लाने वाले थे इसके लिए, है ना। बट अब फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है।
कितने रुपए के साथ? 10,900 करोड़ रुपए के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10,900 करोड़ रुपए के साथ 2026 तक के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगले 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपए के साथ इसे लॉन्च कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये इसका भी काम क्या है? इसका भी काम क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है ना। तो इसका भी काम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट यहाँ पे एक कैच है, छोटा सा कैच, क्या है इसके बारे में सुन लो। इसमें एक कैच है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो प्रमोट करता है बट इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट नहीं करता, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हर टाइप की, इसमें इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट नहीं करता, इलेक्ट्रिक बसेस हो गई और क्या बोलते हैं बाइक्स हो गई है ना, 3 व्हीलर्स हो गए, तो इन सबको प्रमोट करेगा। बट इलेक्ट्रिक कार्स की इसमें कोई बात नहीं होती, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट फेम स्कीम में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई? फेम स्कीम भी किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने से रिलेटेड है ना। 2 फेज में लॉन्च की गई। फेज 1 था 2015 से 19 तक का, फेज 2 था 2019 से 24 तक का, ठीक है। फिर कुछ महीने के लिए ईएमपीएस स्कीम लाई गई है ना, क्योंकि पीएम ई ड्राइव स्कीम आने वाली थी बट उस टाइम लॉन्च नहीं हुई, तो उसके बीच में कुछ महीने के लिए ईएमपीएस स्कीम लॉन्च की गई, जो कि फेम स्कीम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन आप समझ लो, है ना। और उसके बाद पीएम ई ड्राइव को लॉन्च किया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें कवर हो रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कार्स है इनको हम क्यों उसका बढ़ावा दे रहे हैं, आपको तो पता ही है ना। क्योंकि जो हमारा पेट्रोल का खर्च इतना ज्यादा आता है, हमारी जो डिपेंडेंस है इतनी ज्यादा ऑयल के ऊपर है, ठीक है, तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हम लोग हर साल जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स किसको देते हैं? तो दूसरे देशों को दे देते हैं सिर्फ इन सब चीजों के लिए, ठीक है। अगर वो हम लोग अपने कंट्री में इन्वेस्ट करें तो हम लोग का जो कंट्री है और ज्यादा रिच हो जाएगा, ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? स्वर्ण आंध्रा विजन 2047, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी स्वर्ण आंध्रा विजन 2047 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, ये चीज आप जानते होंगे, ठीक है। ये फिर से अभी किसकी अलायंस के साथ? टीडीपी, टीडीपी तो इनकी पार्टी है, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी इनकी है, ठीक है। टीडीपी और जनसेना और बीजेपी का अलायंस है ना आंध्र प्रदेश में, और इसके साथ ये पावर में आ चुके हैं, ये चीज आपको पता है, बहुत ही बड़ी मेजोरिटी के साथ, ठीक है। अब जो इन्होंने चंद्रबाबू नायडू है, ये काफी मतलब काफी रिफॉर्म करने वाले आदमी है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। अब इन्होंने एक स्वर्ण आंध्र विजन 2047 निकाला है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है ना। अभी स्वर्ण आंध्र विजन 2047 में क्या है? ये सोच रहे हैं कि 2047 तक हमें आंध्र प्रदेश को नंबर 1 स्टेट बनाना है, ये चीज इनका टारगेट रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये सिर्फ एज ए स्टेट की बात नहीं कर रहे, कि जितने भी इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी इनके मंडल्स हैं, जितने भी इनके सब डिविजन्स हैं, जितने भी इनके डिविजन्स हैं, सबको ही अपना एक विजन डॉक्यूमेंट निकालना है कि 2047 तक वो कैसे इंडिया के सबसे टॉप के स्टेट होंगे। और इसके लिए वो एक तरीके से टारगेट रख रहे हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और कैसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है, और उस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीजें करी जाएगी, उन सारी चीजों के बारे में स्वर्ण आंध्र विजन 2047 में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वर्ण आंध्रा विजन 2047 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया, ठीक है, ऐसा आ सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नहीं, किसने किया? चंद्रबाबू नायडू ने किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चीजें समझ में आई कि नहीं आई, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा सा इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? आंध्र प्रदेश की लोकेशन तो पता ही है ना। यार देखो, कई बार मैंने क्या नोटिस किया कि हम लोगों को बहुत बेसिक चीजें नहीं पता होती है ना। बहुत सारे लोगों को लगता हो कि यार आंध्र प्रदेश के बारे में सबको ही पता है कि साउथ में है, ठीक है, किस किस से बॉर्डर शेयर कर है, बट नहीं, 99% लोगों को नहीं पता है। मुझे ये चीज पता है आपको, ठीक है। अब देख लो कि आंध्र प्रदेश और ये कौन सा स्टेट है, ये है तेलंगाना, आपको पता ही है, ठीक है। ये 29th स्टेट बन गया था जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तब, ठीक है। ये कब अलग हुआ था आपको पता ही है, ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पीएम मोदी के शपथ के तुरंत बाद की बात थी शायद, ठीक है। तो 2 जून 2014 को ये दोनों अलग हो गए थे। तो इनके अभी 10 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं, ये चीज आपको पता है, ठीक है। और इनकी एक कॉमन सिटी थी, ठीक है, कॉमन कैपिटल था हैदराबाद। अब वो किसके हाथ में चला गया? तेलंगाना के हाथ में चला गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद अब किसके हाथ में चला गया? तेलंगाना के हाथ में चला गया। और इसी के साथ जो आंध्र प्रदेश है वो बिना कैपिटल वाला स्टेट रह गया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट आंध्र प्रदेश ने क्या सोचा कि हम लोग एक अपना नया कैपिटल बनाएंगे, उस कैपिटल का नाम होगा अमरावती, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अमरावती, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट ये सोचा किसने था? चंद्रबाबू नायडू ने था। बट उनकी सरकार चली गई, और सरकार जाते ही आई किसकी सरकार? जगन मोहन रेड्डी की। उनको अमरावती प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, और उन्होंने एक तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, ठीक है। बट अगेन अब चंद्रबाबू नायडू आ चुके हैं, अब अमरावती पे फिर से बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। एक और अमरावती अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, ठीक है, वो अमरावती सिटी है, ठीक है। ये अमरावती है, ये अमरावती सिटी है, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये चीज अलग है, ठीक है। अभी क्यों न्यूज में है, इसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं आगे क्लासेस में आपको कभी ना कभी बताऊंगा ही, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? आंध्र प्रदेश की लोकेशन समझ में आ गई, किससे बॉर्डर शेयर कर है? उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कर्नाटका से, नीचे तमिलनाडु से, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
Deadline of high speed train project can be ascertained only after design is finalized, says रेलवे मिनिस्टर। ठीक है, अभी तक मान के हम लोग चल रहे हैं कि जो हमारी जो हाई स्पीड ट्रेन आएगी वो मुंबई से स्टार्ट होने वाली है ना, मुंबई से चलने वाली है, ये चीज तो पता है। और हम लोग पहले मान के चल रहे थे कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, बट नहीं, 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी और बहुत सारी अलग अलग टाइप की उसमें फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, ये जो हाई स्पीड ट्रेन हम लोग बनाने वाले हैं वो कौन सी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ मिलकर बना रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ मिलकर बना रहे हैं, ये चीज आपको पता होने वाला है, पता होना चाहिए। जापान हमारी इसमें मदद कर रहा है। ठीक है, एक जो जापान है उसकी एक बहुत ही फेमस हाई स्पीड ट्रेन है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई थिंक उसका नाम है शिंकासेन। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेना इसके बारे में, शिंकासेन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है बट आई थिंक शिंकानसेन है। ठीक है, इस तरीके से होगा, एक बार आप थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज होने वाली है इसमें, जैसे जैसे ऑटोमेटिक डोर्स होने वाले हैं, सील गैंगवेज होने वाले हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज होने वाली है। एक बार आपको पढ़ना चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है न्यूज में, नेक्स्ट है प्रियंका गांधी टेक्स ओथ। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी, और अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। ठीक है, कहां से बनी, ये केरला की वायनाड कॉन्स्टिट्यूंसी से बनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वायनाड से राहुल गांधी भी जीते थे बट उन्होंने सीट छोड़ दी क्योंकि वो कहीं और से भी जीत गए थे। ठीक है, तो वायनाड से कौन बना है, वायनाड से प्रियंका गांधी बनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं। नेक्स्ट है, इन तेलंगाना पॉल्यूटिंग इथेनॉल फैक्ट्री क्लोज्ड आफ्टर विलेजर्स प्रोटेस्ट। ठीक है, तो हुआ क्या था कि एक इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही थी, कहां पे, तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना के एक विलेज में, बट वहां के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया कि इससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, तो हम ये नहीं लगने देंगे, और बहुत ज्यादा स्टोन पेल्टिंग हुई। ठीक है, लोग, महिलाएं, बच्चे हैं जो सामने आने लगे, तो अब इस इथेनॉल फैक्ट्री पे अब ये हॉल्ट लगा दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इथेनॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इल्काइल इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और ये एक सोल्यूबल सॉल्युबल लिक्विड है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। वाटर में ये पूरी तरीके से सॉल्युबल रहता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर कलरलेस लिक्विड है, ये भी चीज आप पता ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर कलरलेस लिक्विड है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चीजों को कवर करते हुए चलोगे। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एज अ बायोफ्यूल हम लोग यूज करते हैं किसमें, इथेनॉल ब्लेंडिंग में, ये चीज आपको बताया था ना मैंने, इथेनॉल ब्लेंडिंग में इसका यूज किया जाता है। और हम लोगों ने टारगेट कितना रख रखा है, 20% का टारगेट है, कब तक, 2025-26 तक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 तक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, हेमा कमेटी रिपोर्ट। हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में कहा किसने, केरला हाईकोर्ट डायरेक्ट्स एसआईटी टू अपॉइंट नोडल ऑफिसर। ठीक है, अब यार हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में मैं ऑलरेडी आपको ऐसे बता चुका हूँ। हेमा कमेटी रिपोर्ट क्या है, एक बार देख लो, इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अगर वुमेन से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आएगा तो हेमा कमेटी रिपोर्ट का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि थ्री मेंबर की एक कमेटी थी। ठीक है, जो किसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो कर रही थी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड, मलयालम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअल वायलेंस रिलेटेड, जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहा था। ठीक है, ये पूरे मलयालम इंडस्ट्री में जो भी प्रताड़ित करने वाले लोग थे, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, ठीक है, और जिनकी प्रताड़ना होती है, चाहे वो मैन हो वुमेन है, उन सारी चीजों से रिलेटेड इस कमेटी में इस रिपोर्ट में कवर किया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको गठित कब किया गया था, इसको 2017 में ही गठित किया गया था, और आई थिंक 2019 में इसने रिपोर्ट दे दी थी किसको, गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट दबा के बैठ गई। बट अभी उसके कुछ पैराग्राफ्स लीक हो गए, तब उस पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हेमा कमेटी रिपोर्ट जस्टिस हेमा द्वारा लिखी गई थी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3 मेंबर की रिपोर्ट थी, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है, और अलग अलग टाइप के वायलेंस से रिलेटेड, ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि कैसे वहां की महिलाओं को, नई जो एक्टर्स आने वाली होती है उनको कैसे परेशान किया जाता है, ये चीज उसमें कही गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज में क्या है, रिलीजियस कन्वर्जन विदाउट एक्चुअल बिलीफ टू गेन एम्प्लॉयमेंट इज अगेंस्ट रिजर्वेशन पॉलिसी एंड अ फ्रॉड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है ना, उसमें कहा कि यार, उसमें मैंने आपको कल बता दिया था कि एक क्रिश्चियन महिला थी, वो अपने आप को हिंदुत्व में कन्वर्ट कर लेती है और बोलती है कि अब वो एससी है, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में फॉल कर रही है और उसको अब रिजर्वेशन चाहिए, है ना। बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, यार ये तो तुम सीधा सीधा फ्रॉड कर रहे हो, फ्रॉड किसी और के साथ नहीं, सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ फ्रॉड कर रहे हो। ठीक है, हमारे जो फोर फादर्स है इसलिए उन्होंने नहीं करा था। ठीक है, हमारे जो एससी और एसटी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन लेके आए थे, बट आप दूसरे रिलीजन को हो, हिंदुत्व में कन्वर्ट होते हो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए, रिलीजियस मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन पाने के लिए, जॉब, इन सारी चीजों में। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, और समझ लीजिए कि वो जो महिला है उसकी जब इन्वेस्टिगेशन कराएगी, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, तो पता चला कि यार वो तो एकदम चर्च जाने वाली महिला है ना, मतलब एक दिन एक एक हफ्ते में 2-2 बार चर्च जाती है वो।
ठीक है, और दूसरी तरफ बोल रही है कि हिंदुज्म भी उसने कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह की कुछ चीजों के बारे में पता लगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है, किसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो कि हम अलाउ नहीं करेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखो, संभल वायलेंस। संभल वायलेंस में यूपी गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट बयान आया है कि जिसने भी संभल में वायलेंस किया ना, वहां पे पता है आपको सर्वे चल रहा था, है ना, एक मस्जिद के ऊपर, मस्जिद है या जो भी ढांचा कहें उसे, ठीक है, मस्जिद कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अब इस पर सर्वे चल रहा है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो एक वायलेंस हो चल रहा था संभल वायलेंस में, तो उसमें कहा गया प्रोटेस्टर्स से ही वसूला जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी का उन्होंने डैमेज किया है उनसे ही वसूली की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज में क्या है। मणिपुर सीएम लेस कंडीशन फॉर रिटर्न ऑफ कुकी पीपल। ये भी न्यूज मैं आपको कल ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। जिसको भी, जिसने भी ये न्यूज नहीं देखी थी वो आप जाके मुझे कल वाले लेक्चर में देखेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसमें मैंने आपको एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मेरा काम क्या है, आसाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताना, ठीक है। इसलिए मैंने इस चीज को न्यूज में डाल दिया था। असम के बारे में आपको ध्यान रखना है कि असम में एक इंपॉर्टेंट साइट जिसका नाम है चराइदो मैदाम, ठीक है। ये क्या है, चराइदो मैदाम, ठीक है। ये न्यूज में थी अभी, ठीक है, क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से कल्चर प्रॉपर्टी अग्रीमेंट, कल्चर प्रॉपर्टी के तहत इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में का दर्जा दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कल्चरल प्रॉपर्टी के अंडर में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चराइदो मैदान की सिग्निफिकेंस क्या है, कि चराइदो मैदान इतना न्यूज में क्यों था और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्यों डाला गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अहोम किंगडम था, ठीक है, अभी मैं पिक्चर्स आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं, ठीक है, ये कुछ इस टाइप के, इसको कहते हैं चराइदो मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था कि अहोम किंगडम है, उनके जो राजा महाराजा थे, जो उनके जो ब्रेव रूलर्स थे, ठीक है, उनको इसमें दफनाया जाता था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांडर था किसका, अहोम किंगडम का, जिसका नाम था लचित बुर्फकाम, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो चराइदो मैदान है उनका जो कनेक्शन किससे, अहोम किंगडम से है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अहोम किंगडम से है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और अहोम किंगडम का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल, ठीक है, जिसका क्या नाम था, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा इस पार्ट को आप स्किप कर लेना, ठीक है। दो बार हो गया, एक मिनट। इसमें समझो जब तक ये पूरा हो रहा है, ठीक है। तो चरारो मैदान क्या है, यहाँ पे जो लचित बुर्फकान थे उनको भी इसमें ही उनकी जो बॉडी थी उनको रखा गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो लचित बुर्फकान है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल थे किसके, अहोम किंगडम थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब लचित बुर्फकान है, इनकी अभी रिसेंटली स्टैचू भी अनवील की थी किसने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे, जोरहट में। ये चीज आप ध्यान रखनी है, ठीक है, असम के जोरहट डिस्ट्रिक्ट में इसे एक अनवील किया गया था, स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू अनवील की गई थी किसकी, लचित बुर्फुकान की। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सेकंड में आप लिख लेंगे लचित बुर्फुकान, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब इनकी एक बार आपको फोटो दिखा देता हूँ तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लचित बुर्फुकान को भी यहाँ पे उनके डेड होने के बाद उनको रखा गया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं उनकी फोटो, की फोटो कहाँ है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। फोटो ये रही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जो स्टैचू है ये 125 फुट का था। ये आपको ध्यान रखना है। उसको अनवील किसने किया, इसको अनवील किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी। बैटल का नाम था बैटल ऑफ सरायघाट। ये आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ सरायघाट इन्होंने लड़ी थी, बैटल ऑफ सरायघाट। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, किसके खिलाफ, मुगल आर्मी के खिलाफ। और उस मुगल आर्मी को एक तरीके से उस टाइम लीड कौन कर रहा था, वो जो मुगल आर्मी लड़ने आ रही थी किसके खिलाफ, लचित बुर्फुकान से, ठीक है। उसको लीड कौन कर रहा था, उसको लीड कर रहे थे राजा राम सिंह वन। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो राजा राम सिंह वन वर्सेस वर्सेस लचित बुर्फुकान हुआ था कब, 1673 में, जिसमें लचित बुर्फुकान की जीत हो गई थी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जनरल थे किसके, अहोम किंगडम थे। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके निकल के आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, कार्बी आंगलोंग आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बारे में मैं कल आपको बता रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज क्या है इसकी तरफ देखते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है अडानी की तरफ से, ठीक है। आपको पता है कि अडानी के ऊपर अभी आरोप लगाए थे कि इन्होंने कुछ घूस देने की कोशिश की थी कुछ अपोजिशन लीडर्स में, जैसे जगन मोहन रेड्डी को, ठीक है, अराउंड 1700 करोड़ रुपए का, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम थे, ठीक है, कुछ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को अक्वायर करने के लिए, ठीक है, और अराउंड उन्होंने 2000 करोड़ से भी ज्यादा का घूस दिया है, ठीक है, ताकि ये कुछ प्रोजेक्ट्स को ले सकें और जिससे इनकी कंपनी को अगले 20 सालों में $2 बिलियन का फायदा होने वाला है, ठीक है। इस टाइप की कुछ चीजें चल रही थी, तो देखा जाएगा, बट जो भी है, यूएस जो अडानी है उन्होंने एक तरीके से जो चार्जेस है उनको डिनाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्मेशन, ठीक है। आपको पता है कि झारखंड में अभी इलेक्शन हुए और महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, झारखंड के सीएम बन चुके हैं, उनका नाम क्या है, हेमंत सोरेन, आपको पता ही है, ठीक है। महाराष्ट्र में अभी फिर से चल रही है चीजें कि यार कौन बनेगा, है ना, क्योंकि इनका अलायंस था किसके साथ, बीजेपी के साथ। और ये कौन है, ये एकनाथ शिंदे है, जो कि अभी तक सीएम थे कहाँ के, महाराष्ट्र के। बट अब देखते हैं देवेंद्र फडणवीस बनते हैं कि ये बनते हैं, तो भी चीजें चल रही हैं, तो जैसे निकलेंगी चीजें तो मैं आपको और आगे बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज में हम लोग पढ़ रहे हैं इस्कॉन बैन इन बांग्लादेश, ठीक है। आपको पता है कि बांग्लादेश के हाई कोर्ट में, मैंने आपको कल बताया था, एक पिटीशन फाइल की गई थी कि इस्कॉन को बैन कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको एक टेररिस्ट रेडिकल ग्रुप बताया था, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई थी, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कल की क्लास में है, जिसको नहीं पता नीचे मेरी कल की पूरी क्लास देखेगा, ठीक है। इस्कॉन की स्थापना हुई थी 1963 में, पहली बार कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, श्री प्रभुपादा थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, प्रभुपादा थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी ही आप क्या बोलते हैं स्टैचू देखते हो कहाँ पे, जब भी आप इस्कॉन में जाते हैं तब, ठीक है। तो इस्कॉन को बैन करने की बात चल रही थी, बट बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने अभी के लिए तो डिनाई कर दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कैसे चीजें निकल के आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में फिर से सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ गया, है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि सुन्नी और सिया के बीच में खैबर पख्तूनवा वाले एरिया में एक तरीके से टसल चल रहा था, है ना, बहुत सारे शिया को मार दिया गया। शिया क्या है, शिया एक माइनॉरिटी क्लास है, कहाँ पे, अंदर मुस्लिम्स के अंडर ही माइनॉरिटी है, कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है। वहां पे ज्यादा सुन्नी पॉपुलेशन है, बट कुछ पॉपुलेशन 10 से 15% इसकी है, सिया की भी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट इसके इन दोनों के बीच में सीज फायर जैसे सिचुएशन आ गई थी, मतलब कोई भी फिर वायलेंस नहीं होता, बट अगेन फिर से वायलेंस स्टार्ट हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट है यूक्रेन सीज इन्फ्लक्स ऑफ वेस्टर्न वॉर टूरिस्ट, ठीक है। अब ये इन्फ्लक्स एकदम से वेस्टर्न टूरिस्ट क्यों आने लगे यार, जब इतनी ज्यादा वॉर वाली सिचुएशन चल रही है यूक्रेन के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि वो लोग डार्क टूरिज्म के लिए आ गए। तो ये डार्क टूरिज्म क्या है, ये वर्ड आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अभी डार्क टूरिज्म क्या है इसके बारे में समझिए, ठीक है। डार्क टूरिज्म है, डार्क टूरिज्म मींस जब कहीं पे डिजास्टर हो गया, ठीक है, डिजास्टर हो गया, या कहीं पे मौतें हो गई, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज अटपटी चीज हो गई, ठीक है, जैसे कि जो हिटलर था, हिटलर ने कई लोगों को गैस चैम्बर में मार दिया था, ठीक है। तो हम लोग गैस चैम्बर देखने जाते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पे कुछ बहुत ही बुरी चीज हुई है और लोग उसको देखने के लिए जाते हैं, है ना। जैसे यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है ना, काफी लोग मर गए, पर लोग उसको देखने जा रहे हैं कि कैसे चीजें चल रही है, कैसे लोग मर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप की जो चीजों को देखने जाते हैं, जो इस टाइप की जो टूरिज्म करते हैं, उसको डार्क टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली केरला में स्लाइड्स भी आए थे, है ना। केरला में जो बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, उसकी वजह से बहुत सारे स्लाइड्स आ गए थे, ठीक है। तो उसको भी देखने के लिए कुछ लोग गए थे, तो उसको क्या कहेंगे, उसको डार्क टूरिज्म कहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकता है, आप थोड़ा सा उसको देखते हुए कवर करेंगे। नेक्स्ट है थाउजेंड ऑफ लेबनीज रिटर्न्स, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको पता है कि अभी हिजबुल्ला और इसराइल के बीच में सीज फायर हो चुका है, ठीक है। हिजबुल्ला के जो चीफ थे वो कौन थे, हसन नसरुल्ला थे, जो कि मारे जा चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां का एक और कमांडर था फुआद शुक्र, जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है इस बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है फुआद शुक्र कौन था, वो एक कमांडर था किसका, हिजबुल्ला का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज है ऑस्ट्रेलिया बैन ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की जो सीनेट है उन्होंने पास कर दिया किस चीज के लिए, कि सोशल मीडिया को बैन कर देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, जो भी 16 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। अब इसको कंप्लाई कौन करेगा, इसको कंप्लाई करने वाली सोशल मीडिया ही होगी, जैसे कि जो मेटा है पूरी, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उनको बोल दिया गया है कि यार 16 साल से कम के बच्चे सोशल मीडिया को नहीं चलाएंगे। और इसका मतलब ये देखना कि चला रहे हैं कि नहीं चला रहा है, वो किसके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया के ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी गई है ना, कि अगर वो चलाते हुए पाए गए तो आप पे एक तरीके से फाइन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर उनका जो डॉक्यूमेंट प्रूफ देखना है कि यार वही बच्चे हैं कि कोई और बच्चे तो नहीं है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कोई और चला रहा है, ठीक है, या मतलब गलत तरीके से आईडी तो नहीं बना रहे, इसलिए उनका जो भी प्रूफ लेना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट का प्रूफ लेना होगा, जो भी प्रूफ लेना होगा वो लोग ले सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और अब 16 साल से कम के बच्चों के लिए बैन हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया चलाना, और ये वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बनी बैन करने वाली, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं नेतन्याहू कवर्ड बाय आईसीसी इम्यूनिटी प्रोविजन, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको पता है कि यार बहुत सारी जो कंट्रीज है आईसीसी को मानती है, ठीक है।
आईसीसी की फुल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगा। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाने वाला था, बट अब मैं कवर इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अब क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी तो भी दिक्कत वाली बात है। अभी के लिए जान लो, कल की क्लास में आपको पूरा अच्छे से कवर करवा दूंगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेग में है, नीदरलैंड में। ये चीज आपको ध्यान रखना है आईसीसी, ठीक है। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज इसको मानती है, इसके जुरिस्डिक्शन को मानती है। इंडिया नहीं मानता, ठीक है। रशिया भी नहीं मानता, यूएसए भी नहीं मानता, इसराइल भी नहीं मानता, ठीक है। अब हुआ क्या यार कि देखो, इसके ऊपर और हमास के कुछ लीडर्स के ऊपर और इसराइल के जो फॉर्मर जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनके ऊपर भी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था किसने, आईसीसी ने, ठीक है। अब फ्रांस क्या कह रहा है ये कि यार उसमें एक ना इम्यूनिटी वाला भी क्लॉज था, ठीक है। एक उसमें इम्यूनिटी वाला भी क्लॉज था। इम्यूनिटी किसके लिए था, इम्यूनिटी उन कंट्रीज के लिए था, उन लीडर्स के लिए था जो कि जुरिस्डिक्शन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। वो आईसीसी की जुरिस्डिक्शन को फॉलो नहीं करती, नहीं मानती, उनको इम्यूनिटी दी जा सकती है, ठीक है। इम्यूनिटी उनको दी जा सकती है, तो फ्रांस को हम लोग अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रांस तो आईसीसी को मानता है, बट इसराइल तो नहीं मानता है ना। और इसराइल के लीडर के ऊपर अरेस्ट वारंट जारी कर रखा है, ठीक है। अरेस्ट वारंट किसके ऊपर है, इसराइल के लीडर के ऊपर। पर हम लोग उसको इम्यूनिटी दे सकते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी दे सकते हैं कि क्योंकि वो इसराइल जुरिस्डिक्शन को नहीं मानता आईसीसी के, तो हम लोग आपको इम्यूनिटी दे रहे हैं इस चीज के, ठीक है। तो इस टाइप का क्लॉज कहां पर देखा गया था, आईसीसी में, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे देखो हिपोक्रेसी देखो, रशिया के केस में भी तो सेम ही था ना यार। रशिया कौन सा आईसीसी को मानता है, बट स्टिल वहां के लीडर को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, पुतिन को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, जब वो किसी समिट की वजह से कहां पे जाने वाले थे, साउथ अफ्रीका में जाने वाले थे, तो ठीक है। तो वेस्टर्न नेशन दबाव बना रहे थे कि क्या आप आईसीसी को नहीं मानेंगे, आईसीसी को नहीं मानेंगे। मंगोलिया का भी एक तरीके से, मंगोलिया पे भी बहुत दबाव बनाने की बात की गई थी। और मंगोलिया किसको मानता है, मंगोलिया मानता है किसको, आईसीसी के ज्यूरिसडिक्शन को, ठीक है। मंगोलिया चाइना और रशिया के बीच में आपको पता ही है ना, वो आईसीसी को मानता है, बट स्टिल वहां पे कौन गए, वहां पे प्रेसिडेंट पुतिन गए, उनका एकदम भयानक तरीके से, बहुत ही अलग ही लेवल का स्वागत भी किया गया था, ठीक है। आईसीसी के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ये एक तरीके का इंटरनेशनल कोर्ट है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी केस 3 महीने तक या 3 महीने से थोड़ा ज्यादा तक चलता है, अगर अरेस्ट वारंट का केस होता है तो, ठीक है। अभी रिसेंटली एक और बंदे को अरेस्ट करने की बात करें, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उनको अरेस्ट करने की बात करें, एक उनका नाम देख लेते हैं, वो है जनता चीफ, ठीक है। जनता चीफ मतलब म्यांमार की जो आर्मी है उनको आप जनता समझ लो, ठीक है। म्यांमार की आर्मी के चीफ को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है मिन ओंग हिलैंग, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका नाम क्या है, मिन ओंग हिलैंग। इनको भी अरेस्ट करने की बात चल रही है, कहाँ पे, आईसीसी में। अब केस दायर कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 3 महीने के आसपास तो फैसला आने में लग ही जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।